हेलो क्लास 12। अब हमारा ये रिवीजन का समय शुरू हो चुका है। आप लोगों ने याद कर लिया होगा कविताओं के अर्थ, उनके एमसीक्यू और उनके बैक साइड के प्रश्न उत्तर। इस वीडियो में मैं आपको रुबाइयां फिराक गोरखपुरी द्वारा जो लिखित हैं उसके बारे में बताने जा रही हूँ। मैं उसके इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर और जो काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्न आता है वो मैं इस वीडियो में आपको देने जा रही हूँ। पहले मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ इसमें रुबाइयों में माँ और बच्चे के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से माँ बच्चे से प्यार करती है और बच्चा माँ के प्यार को समझता है। जब माँ उसको उछालती है तो वो खुश हो जाता है, जब वो उसको नहलाती धुलाती है तब वो उसको प्यार से देखता है और वो सारी जिद भी माँ से करता है। वो चाहता है माँ से कि वो आसमान का चांद उसके लिए खिलौने के रूप में ला दे। माँ हर तरकीब जानती है बच्चों को बहलाने की, इसलिए चांद को वो शीशे में दिखा देती है। और जब दीपावली होती है तब माँ अपने बच्चों के घरों में भी दीपक जलाया करती है। और बहनें जब अपनी भाइयों की हाथों में राखी बांधती हैं तो राखी के लच्छे ऐसे झिलमिलाते हैं जैसे सावन में घटाओं के बीच में से बिजली चमकती है। ये हो गई रुबाइयों का अर्थ। अब मैं आपको बताती हूँ इसके इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर। देखिए, पहला प्रश्न जो इसका मुख्य बनता है वो ये है कि सावन की घटाएं और रक्षाबंधन का पर्व, इसमें टिप्पणी में दिया था आपकी। तो सावन की घटा और रक्षाबंधन के त्योहार का आपस में संबंध है। राखी जो त्योहार है वो सावन के महीने में आया करता है। इस मौसम में घटाएं आसमान में छा जाती हैं। इसी तरह भाई बहन के मन में भी जो स्नेह है वो घटाओं के समान छाया रहता है और छा जाता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा प्रश्न मैं आपको बताती हूँ जो इंपॉर्टेंट है। बच्चे की हंसी सबसे ज्यादा कब गूंजती है? जब बच्चा माँ के उछालने पर ऊपर जाता है और नीचे आता है, तब वो उछल उछल कर हंसता है, प्रसन्न होता है और उसकी हंसी की गूंज चारों ओर फैल जाती है। बच्चा खुले वातावरण को देखकर वैसे ही बहुत प्रसन्न होता है और उछलने से वो रोमांचित हो जाता है। रोमांच के कारण उसकी आवाजें दूर दूर तक गूंजने लगती हैं। आइए अब देखते हैं इसका जो काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में। तो इसका काव्य सौंदर्य संबंधी जो प्रश्न बनता है जो पिछले एग्जाम्स में भी आया है वो है, आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है, बालक तो है चांद पर ललचाया है, दर्पण उसे देखकर कह रही है माँ देख आईने में चांद उतर आया है। तो इस पर जो 3 प्रश्न बने हैं वो इस प्रकार से हैं। काव्यांश की भाषा की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। दूसरा प्रश्न इसमें है, यह काव्यांश किस छंद में लिखा गया है उसकी विशेषता बताइए। तीसरा प्रश्न इसमें है, देख आईने में चांद उतर आया है, कथन के सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। तो पहला प्रश्न इसका है, काव्यांश की भाषा की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, काव्यांश की जो भाषा है वो उर्दू हिंदी मिश्रित है, जो सरल है, सुबोध है और इसमें बाल मनोविज्ञान का एक सचित्र चित्रण किया गया है। दूसरा प्रश्न है, किस छंद में इसको लिखा है? तो ये रुबाई छंद में लिखा गया है जिसमें 4 पंक्तियां होती हैं। पहली और चौथी पंक्ति में तुक मिलाई जाती है और तीसरी पंक्ति जो है वो स्वतंत्र होती है। पहली और चौथी पंक्ति में तुक मिलाते हैं, जैसे यहां पर है जिदियाया है उतर आया है, तो आया है और याया है दोनों में तुक मिलाई गई है। और जो इसकी दूसरी पंक्ति है वो है, तीसरी पंक्ति इसमें स्वतंत्र है, दर्पण उसे देकर कह रही है माँ, यहां पर तुकबंदी नहीं है। इसका प्रश्न नंबर 3 है, देख आईने में चांद उतर आया है, कथन के सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। तो इस कथन में माँ की सूझबूझ को दर्शाया गया है। वो बच्चे की जिद को पूरा करने की हर तरकीब लड़ाती है और इसीलिए वो दर्पण में चांद दिखाकर उसकी जिद को पूरा कर देती है। यहाँ पर ग्रामीण संस्कृति भी साकार हो उठती है क्योंकि बच्चे ऐसी जिदें आमतौर पर गांवों में करते हैं। ये हो गया इसका काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस तरह वीडियो के इस भाग में मैं आपको रिवीजन देने जा रही हूँ कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है। उसका मैं काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्न आपको बताऊंगी जो किसी पिछले एग्जाम में आया है और उसका ही मैं मुख्य यानी कि इंपॉर्टेंट प्रश्न भी आपको बताऊंगी। तो पहले मैं बताती हूँ आपको काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्नोत्तर। देखिए, ये जो प्रश्न हमारा आया है उसके 3 भाग हैं। पहला भाग है
काव्यांश की भाषा की दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। दूसरा है भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। भाव सौंदर्य के लिए जो पंक्तियां हैं वो हैं, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। इसी का तीसरा पार्ट है, पथ, मंजिल और रात शब्द किसके प्रतीक हैं। तो इसका जो का है उसका उत्तर है, काव्यांश की भाषा की दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो पहली इसकी विशेषता यह है कि भाषा बहुत सरल है, संगीतमयी है, प्रभावशाली है। ये क्योंकि गीत है इसलिए इसको गाया भी जा सकता है। दूसरी विशेषता इसमें है कि जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाव सौंदर्य, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यहां पर वात्सल्य रस को दर्शाया गया है। पक्षी भोजन की तलाश में जो प्रातःकाल दूर दूर उड़कर चले जाते हैं, संध्या होने पर जब उन लौटने में देरी होने लगती है तो उनके बच्चे व्याकुल हो जाते हैं, भूख से भी और माता पिता की ममता के लिए भी, और अपने नीड़ों से बाहर उनकी प्रतीक्षा में झांकने लगते हैं। वात्सल्य रस जिस प्रकार से मनुष्यों में पाया जाता है उसी प्रकार से हर जीव में, हर प्राणी में पाया जाता है। सभी अपने बच्चों की रक्षा करते हैं और सभी बच्चे अपने माता पिता से स्नेह करते हैं। इसका तीसरा हिस्सा, पथ, मंजिल और रात शब्द किसके प्रतीक हैं। पथ शब्द प्रतीक है मानव जीवन के संघर्ष का। मंजिल शब्द प्रतीक है परमात्मा से मिलने की जगह का। और रात शब्द प्रतीक है मृत्यु का। तो इस प्रकार के इसकी काव्यगत जो सौंदर्य है उससे संबंधित ये प्रश्न हो गया। अब इसका एक बहुत अच्छा प्रश्न है, वो आपको मैं बताती हूँ। देखिए, मैं पढ़ने जा रही हूँ। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से यह पता चलता है कि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, समय किसी के लिए नहीं रुकता, समय स्वयं चलता रहता है। व्यक्ति अगर उसके साथ चलता है तो आगे बढ़ जाता है और अगर साथ नहीं चलता तो वो पिछड़ जाता है। पथिक जब अपने लक्ष्य के नजदीक आ जाता है तो उसके पैरों में और गति आ जाती है। जिस प्रकार से पक्षी संध्या समय जब लौटते हैं अपने घोंसलों की तरफ तो उनकी थके हारे पंखों में भी और गति आ जाती है। तो ये इसका एक मुख्य प्रश्न हो गया। इस तरह से वीडियो के इस हिस्से में मैंने आपको दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता का एक रिवीजन दे दिया है। वीडियो के इस भाग में मैं आपको बताने जा रही हूं कविता के बहाने कविता का काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्न, और आपकी पाठ्यपुस्तक के जो पीछे के हिस्से में प्रश्न दिए हैं उसमें जो मुख्य प्रश्न है वो आपको मैं बताने जा रही हूँ। तो देखिए, पहले मैं बताती हूँ आपकी पाठ्यपुस्तक के बैक साइड के मुख्य प्रश्न। मुख्य से मेरा मतलब इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसका पहला प्रश्न जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है वो इस प्रकार से है, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। दूसरा, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं। तो मैं पहले आपको पहला वाला बताती हूँ, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। देखिए, कविता बनती है कभी किसी ऑब्जेक्ट को देख के और कभी किसी ऑब्जेक्ट को देख के। तो जिस प्रकार से कविता बनती है, जिस चीज को वो देखकर बनती है वो चीजें कुछ समय बाद नहीं रहती है, लेकिन कविता सदा सदा के लिए अमर हो जाती है। जिस प्रकार से अगर हम कविता का ये एग्जाम्पल लें तो बच्चों को देखकर कविताओं की रचना कर ली जाती है, लेकिन उनके जिस एक्ट को देखकर शब्दों के माध्यम से कविता बुनी जाती है, रची जाती है, वो एक्ट कुछ देर के बाद समाप्त हो जाता है। लेकिन जो शब्द उस पर लिख दिए जाते हैं वो सदा सदा के लिए अमर हो जाते हैं, वो काल के सीमा को भी लांघ जाते हैं। वर्षों पूर्व लिखी गई जो कविताएं हैं या लिखित साहित्य है वो आज भी हम पढ़ते हैं और वो सदा के लिए अमर हो गया है। तो खिलने और उड़ने का यही तात्पर्य है। चिड़िया की उड़ान एक सीमित है, लेकिन चिड़िया पर लिखी गई कविता की उड़ान असीमित है, वो सालों साल उसी प्रकार से चलती रहती है। इसी का प्रश्न नंबर 2, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं। कवि का मानना है कि कविता कभी भी नहीं मुरझाती है, वो अमर हो जाती है, युग युगांतर तक समाज को प्रभावित करती रहती है। जब तक उसको समझने वाले रहेंगे तब तक कविता बरकरार रहेगी, यानी कि जीवित रहेगी। तो ये 2 प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं बता दिए। अब मैं आपको बताती हूँ काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्नों के 3 के ग्रुप। काव्यांश के काव्य सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए।
भाषागत विशेषताओं पर चर्चा कीजिए और कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने इसके सौंदर्य पर अपने विचार प्रकट कीजिए। ये तीनों का जो ग्रुप है ये 2008 में आया था, आज से बहुत साल पहले। दूसरा ग्रुप मैं पढ़ने जा रही हूं, कविता के रचने और फूलने में क्या समानता है। कविता के रचने और खिलने में क्या समानता है। कवि ने कैसे समझाया है कि कविता के प्रभाव की कोई सीमा नहीं होती। बिन मुरझाए महकना और सब घर एक कर देने का आशय स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसके दो ग्रुप मैंने बता दिए। तो पहला वाला हमारा था कि काव्यांश के काव्यगत सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। देखिए कवि ने चिड़िया की उड़ान से कविता की तुलना की है जो बहुत ही सुंदर है। कविता पढ़ने के बाद लगता है कि चिड़िया हमारे सामने उड़ रही है। चिड़िया की जो उड़ान है उसे कवि बंधनहीन मानता है। चिड़िया की उड़ान जो है वो चिड़िया हम देखते हैं, लेकिन चिड़िया अपने बारे में कुछ नहीं जानती कि वो कितनी महत्वपूर्ण है। भाषागत विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। तो भाषागत विशेषताएं इस तरह से होंगी इसकी कि इसमें साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। चिड़िया क्या जाने प्रश्नालंकार है। पूरी कविता का मानवीकरण किया गया है। कहीं कहीं अनुप्रास भी देखने को मिलता है। शब्दावली बहुत ही सुंदर और कोमल है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने पंक्ति के भावगत सौंदर्य पर अपने विचार प्रकट कीजिए। देखिए ये मेरे विचार हैं, आपके विचार भी कुछ और हो सकते हैं। चिड़िया के माध्यम से कवि ने कविता की यात्रा दिखाई है। चिड़िया की उड़ान के आगे कविता की उड़ान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कविता की उड़ान की कोई सीमा ही नहीं है, जबकि चिड़िया की उड़ान की एक सीमा है। वो एक टाइम तक उड़ती है, उसके बाद बैठ जाती है, लेकिन कविता सालों साल चलती रहती है। सच्चाई सब पढ़ते हैं और मानते हैं। ये इसका 3 का ग्रुप हो गया। अगला ग्रुप है कविता रचने और फूल खिलने में क्या समानता है। जिस तरह से फूल खिलते हैं, अपनी सुगंध बिखेरते हैं, सबको आकर्षित करते हैं, उसी प्रकार से शब्दों के जाल से, शब्दों के आकर्षण से, शब्दों के जादू से कविता की रचना की जाती है और उसका अर्थ सब पर अपना जादू बिखेरता रहता है। उसको पढ़ते हैं, समझते हैं और कुछ चीजों को अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में अप्लाई भी करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लें अगर फूलों का, तो फूल खिलते हैं और आसपास वालों को अपनी सुगंध से मोहित करते हैं। उसी प्रकार से कविता पढ़ने वालों के दिल पर, उनके मन पर, उनके भावों पर, उनके विचारों पर प्रभाव डालती है। जब हमारा देश आजाद नहीं था, उस समय क्रांतिकारी कवियों ने जो कविताएं लिखी, उन कविताओं ने समाज को क्रांति से जोड़ दिया। जिस लोगों ने भी वो कविताएं पढ़ी, सभी के अंदर देशभक्ति के भाव जागने लगते थे। कविता का ये जादू होता है। इसका दूसरा प्रश्न, कवि ने कैसे समझाया कि कविता के प्रभाव की कोई सीमा नहीं होती। कवि ने कविता को बच्चों के खेल के समान माना है। कविता का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। जिस तरह से बच्चे कहीं भी किसी तरह से सबसे हिल मिल जाते हैं, उसी प्रकार से कविता सभी के लिए होती है। उसकी कोई सीमा नहीं होती, उन लोगों में विभाजन भी नहीं करती। शब्द सबके लिए होते हैं, सब पढ़ सकते हैं, सब समझ सकते हैं। इसी का तीसरा भाग, बिन मुरझाए महकना और सब घर एक कर देने का आशय स्पष्ट कीजिए। बिन मुरझाए महकने के माने का अर्थ है कविता फूलों की तरह खिलती है, परंतु कभी मुरझाती नहीं है। ये हर समय नई और ताज़ा रहती है, यानी कि फ्रेश रहती है और सबको महकाती रहती है। सब घर एक कर देने से तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से बच्चे होते हैं वो किसी में भेदभाव नहीं रखते, सभी उनके अपने होते हैं, जाने हो या अनजाने हो, वो सभी के साथ एक साथ बिहेव करते हैं, सभी की तरफ आकर्षित होते हैं और सभी बच्चों से स्नेह रखते हैं। वही कविता का हाल है। वो कोई भेदभाव नहीं करती समाज में, वो सबके लिए होती है, सबके पढ़ने के लिए होती है, सबके समझने के लिए और सबको जोड़ने के लिए हुआ करती है। तो इस प्रकार से ये हो गए इस पाठ से, यानी कि कविता के बहाने आपकी कविता से उसके मुख्य हिस्से जो मैंने रिवीजन के लिए आपको दिए हैं। अब आप इसको याद कीजिएगा। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट समय है, एग्जाम बहुत पास आ गए हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। थैंक यू।